दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का भूगोल पढ़ेंगे। इकाई 1 है जिसमें ख है, जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन सबसे पहले संसाधन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि संसाधन क्या होता है। वैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि संसाधन वे सभी वस्तुएं संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाली जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है वो सभी वस्तुएं संसाधन। जैसे मान लीजिए ये पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है ना, ये बोर्ड है, ये मार्कर है ना, या जो कपड़ा हम पहने हुए हैं, ये सभी चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो इस तरह से हमारे ये संसाधन है। तो पहले वीडियो में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम फिर से जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि मानव की जो है या जीवों की जो है कुछ मौलिक आधारभूत आवश्यकताएं भी है जिसके बिना मानव जो है जीवित नहीं रह सकता है। कहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है मानव की मूलभूत आवश्यकता है। इन आवश्यकता की अगर पूर्ति ना हो तो इसके बिना मानव जो है जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है ना। तो उसी में जो है जो रोटी की बात कर रहे हैं, जिस भोजन की बात कर रहे हैं, उसी भोजन में जल का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम रोटी खा रहे हैं है ना, केवल भोज्य पदार्थ को खा रहे हैं और पानी अगर हमारे लिए उपलब्ध ना हो तो हम जो है उस पानी के अभाव में हम अपना प्राण जो है त्याग सकते हैं, क्योंकि हम जीवित नहीं रह सकते हैं पानी के बिना, है ना। हमारा जीवन जो है पूरी तरह से जल पर आधारित हो गया है। तो कहता है कि जल संसाधन जो है सभी जीवों के लिए, जितने भी जीव हैं, है ना, जीव दो तरह के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो जीवित जीवों के लिए, सजीवों के लिए जल जो है अति महत्वपूर्ण है। जल के बिना कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह सकते या अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी जल संसाधन के बारे में आज हम जानेंगे। तो कहता है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि पृथ्वी के जितना क्षेत्रफल है, इस सतह की जो लंबाई चौड़ाई है ना, उस पर उसके कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग में, यानी कि 75% भाग जो है करीब करीब क्या है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है ना। ऐसे तो अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 71% जल है और उसके बाद 29% जो है स्थल भाग है ना। यानी कि पृथ्वी की कुल सतह का 3/4 भाग पर है ना जल है। लेकिन वो जो जल है, जितने भाग पर जल है, वो जल में अधिकांश भाग जो है लवणीय जल है ना। यानी कि उसमें लवण की मात्रा है, नमकीन, यानी कि उस पानी को, जल को खारा जल भी कहा जाता है। अब जल के स्रोत के बारे में करते हैं। ऐसे तो वर्षा का जल जो है, वर्षा ही जल का मुख्य स्रोत है, क्योंकि अगर वर्षा ना हो तो ये जो जल है, तालाब, नहर, पोखर, है ना, कुआं, नदी, झरने, ये सब सूख जाएंगे। तो जल का मुख्य स्रोत जो है वर्षा को माना गया है। लेकिन इस धरातल पर विभिन्न रूपों में जल की जो है वो स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो ये स्रोत जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल को धरातलीय जल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि धरातल पर, है ना, यानी कि स्थल पर जो जल की मात्रा पाई जाती है, जैसे नदियों में, तालाबों में, सागरों में, महासागरों में, कुओं में, ये सब क्या है, धरातलीय जल या भूपृष्ठीय जल है। ये इस जल का जो मुख्य स्रोत है, ठीक है ना, भूपृष्ठीय या धरातलीय जल का जो मुख्य स्रोत है, यह जो है वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा हुई तो ये जल हमेशा बरकरार रहेगा, मिलेगा उपस्थित भूस्थल पे। अगर वर्षा नहीं हुई तो सभी जगह, अनेकों जगहों पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कहता है कि वर्षा जल का 20% भाग जो है, 20% भाग, जितना वर्षा होता है उसका 20% भाग जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। और उसके बाद जो है अधिकांश भाग, ठीक है ना, 80% बच गया, उसका अधिकांश भाग जो है नदियों में, तालाबों में, है ना, झरनों में, झीलों में, कुओं में या भूमि के अंदर समाहित हो जाता है। लेकिन कुछ जल बच जाता है, वो जल जो है सागरों में या महासागरों में वो जल क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये सारे जल जो है ये सभी धरातलीय जल कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब क्या है कि भूमि पर, स्थल पर जो जल पाया जाता है वह रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है ना। तो भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं,
जिसे हम विभिन्न कामों में उपयोग के लिए लाते हैं, है ना। यानी नलकूपों द्वारा, हैंडपंपों द्वारा, है ना, बोरिंग द्वारा विभिन्न प्रकार से हम उस जल को बाहर अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग के लिए लाते हैं। वायुमंडलीय जल क्या होता है? वायुमंडलीय जल यानी कि स्थल पर जो जल पाया जाता है, ये जल जो है भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है और उसके बाद वही भाप जो है ठंडा होकर फिर पानी के रूप में वर्षा बनकर पृथ्वी पर धरातल पर आता है। तो वैसे जल को हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। उसके बाद महासागरीय जल यानी कि विश्व में जितनी जल की मात्रा है, जल के कुल आयतन का 96.5% भाग जो है महासागरीय जल है। और उसके बाद जो है मात्र जो शेष जल बच जाता है वही जल जो है ना, उसमें से भी 2.5% जल जो है अलवणीय है, ठीक है ना। अलवणीय की मात्रा कितनी है? 2.5%। अब हम बात करेंगे जल संसाधन का वितरण, यानी कि जल जो हमारा संसाधन है, यह सभी जगह एक समान, एक अवस्था में, एक रूप में नहीं, कहीं जल अधिक है तो कहीं जल की मात्रा है ना, कहीं जल के लिए लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो कहीं लोगों को आसानी से जल मिल जाता है ना। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, है ना, या पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ जल का मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई किलोमीटर तक, कई मीलों तक लोगों को जल के लिए जाना पड़ता है ना, क्योंकि जल उनकी आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता है, उसके बिना उनका जीवन जो है संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है कई मीलों तक जाकर वो पानी लाते हैं और उससे अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में जल आसानी से मिल जाता है ना। तो जल का वितरण जो है काफी ज्यादा असमान है। हमारे देश भारत में विश्व की कुल जनसंख्या, यानी कि भारत विश्व में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उस जनसंख्या का 16% आबादी जो है हमारे देश भारत में रहती है, जिसके लिए विश्व में जितने भी जल का आयतन है उस जल आयतन का 4% भाग जो है हमारे भारत देश के वासियों के लिए उपलब्ध हो पाता है। हमारी ये जो वर्षा का, हमारी जो जरूरतें वर्षा के जल से अधिकतर पूरा होती है, क्योंकि वर्षा जल का जो हमारे ये आयतन है वो ये करीब जो है 4000 घन किलोमीटर वर्षा जो है वर्षा के द्वारा जल की पूर्ति होती है। उसके बाद धरातलीय जल से हमें 1869 घन किलोमीटर की पूर्ति होती है। उसके बाद कहता है कि कुल भूपृष्ठीय जल, यानी कि जितने भी हम ये भारत की बात करें तो भारत के भूपृष्ठीय जल है ना, जो भूपृष्ठ है उसका जितने जल पाए जाते हैं उसका 2/3 भाग जो है 3 नदियों के द्वारा पूरा किया जाता है, उस आपूर्ति को पूरी की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, कहता है कि स्थलाकृति हमारा का स्वरूप, यानी कि भारत की स्थलाकृतियों की बात करें तो यहाँ स्थल की आकृति जो है विभिन्न प्रकार की है। यहाँ एक प्रकार की स्थल भूमि जो है नहीं पाई जाती, कहीं ऊंची खाबड़ है, कहीं समतल है, कहीं पहाड़ी है ना, कहीं जंगल है। इस तरह से है ना स्थलाकृति स्वरूप और अन्य बाधाओं के कारण है ना यहाँ जो है 690 अरब घन मीटर जल का उपयोग होता है। एक अनुमान के अनुसार धरातल पर जो है कुल 443.9 अरब घन मीटर पानी जो है उपलब्ध है, लेकिन हमें कितनी आवश्यकता होती है? 690 अरब घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि अभी भी हम क्या करें, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, है ना। तो आने वाले समय में है ना ये पानी जो है हमारे लिए और भी समस्याएं खड़ी करेगी। पानी को लेकर हमें विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं जल संसाधन के उपयोग के, है ना। जल से हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती है। जल, हम पूरी तरह से जल पर निर्भर है। अगर आप कृषि कार्य को देखें, घरेलू कार्य को देखें, है ना, पशुओं को देखें, मत्स्य पालन देखें, बिजली उत्पादन की बात करें, है ना, सिंचाई के लिए बात करें, तो जितने भी कार्य देखे जाए है ना, ये सारे कार्य जो है किसी पर जल पर ही निर्भर है। अगर जल नहीं होगा तो हम पी भी नहीं सकते, पीने
घरेलू कार्य कहाँ से करेंगे, सिंचाई कहाँ से करेंगे, उद्योग में पानी की कमी हो जाएगी तो उद्योग नहीं चल पाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, मत्स्य पालन नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका क्रियान्वयन पानी के बिना हम नहीं कर सकते हैं। अतः इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि पानी का बचाव हम कैसे करें, उसका दोहन न करें। चलिए अब हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है वैसी परियोजना, है ना, जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी कि एक परियोजना से अगर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए तब वैसी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। जैसे बाढ़ नियंत्रण, कृषि कार्य, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, है ना। एक ही परियोजना से हमें अनेक प्रकार के जब उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है तब ऐसी परियोजनाओं को हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, यह एक एनजीओ था, है ना, गैर सरकारी संगठन था जो स्थानीय लोगों, है ना, और विभिन्न प्रकार के कर्जकर्ताओं का, है ना, मिलाकर गुजरात में, है ना, एक नदी पर बांध बन रहा था, है ना, सरदार सरोवर बांध। उस बांध को बनाने से रोकने के लिए, उसके विरोध के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है लोगों को, कर्जकर्ताओं को, है ना, स्थानीय लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब बात करते हैं जल संकट का। जल संकट का मतलब है कि जल की जितनी मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, हमें जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा नहीं मिलती है, तब वैसी स्थिति को हम जल संकट कहते हैं। और जल संकट हमारे लिए ही काफी ज्यादा भयावह हो सकती है आने वाले दिनों में। अतः हमें जल का संरक्षण किसी न किसी प्रकार से करना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब जल के कारण लोगों की जानें जाएगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, जल को क्या कहते हैं कि जल जो है हमारे लिए या किसी भी जीवों के लिए, सजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन है ना जितने भी राज्य हैं वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नदियों से अधिक जल की जो है प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी उसी स्थिति में जो है दो राज्यों के बीच जो है जल को लेकर विवाद हो जाता है, तब वहां क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया, अंतर्राज्यीय जल विवाद। भारत में जो है कावेरी नदी के जल के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो है क्या है, अभी भी जल विवाद चल रहा है। अब बात करते हैं भारत में नदियों के प्रदूषित होने के कारण, है ना। भारत की नदियां जो है धीरे धीरे क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। ये प्रदूषित करने वाले कारक कौन है, तो प्रदूषित करने वाले हम हैं। हम अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा नदियों को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। जैसे अब जो है शहरों में धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, उनकी जीवन शैली बदल रही है ना, जिसके कारण वे विभिन्न कचरा, घरेलू कचरा निकलता है, औद्योगिक कचरा निकलता है जो नदियों में जाता है। साथ ही साथ कृषि में प्रयोग में आने वाला अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों के उपयोग से क्या हो रहा है ना, जल जो है प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद वाहित मल का नदियों में निस्तारण का, गंदगी को है ना जो मल मूत्र होता है उसे नदियों में क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, जिससे भी नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो अगर नदियों को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो नदियों का सुरक्षित होना, है ना, स्वच्छ होना जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण का मतलब होता है कि जल को बचाना, जल का उचित मात्रा, पर्याप्त मात्रा हमारे लिए उपलब्ध होना, वर्षा जल का है ना बचा के रखना, उसको सुरक्षित रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, ये क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। जिसके लिए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनी ताकि जल को जो है सुरक्षित रखा जा सके। कुछ दिन पहले है ना गंगा को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो है ना स्थापना हुई, और उस प्रोजेक्ट के तहत जो है क्या गंगा को स्वच्छ करने की है ना योजना चली। उसके बाद हम बात करते हैं प्रबंधन की। तो जल संरक्षण के साथ साथ हमें प्रबंधन की भी आवश्यकता करनी होगी, क्योंकि अगर जल के प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होगी, अगर जल को हम भविष्य के लिए बचा के नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो आने वाला दिन वो दूर नहीं जब यह जल हमारे लिए काल बनेगा, और जल के बिना जो है हम असमय मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः जल जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए संरक्षण और साथ ही साथ जल के प्रबंधन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। अब इसके प्रबंधन के लिए आप जो है नदियों में जो है जो मल का जो गिरता है, या लोग पशुओं को धोते हैं या लोग कपड़े धोते हैं, तो ये इन सारी चीजों को रोकना होगा ताकि नदियों का जल स्वच्छ हो सके, जिससे उस जल का लोग जो है अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर सके। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।